हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 45 जिसमें हम लोग दिसंबर 2019 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं पूरे व्याख्या के साथ। देखिए, आप लोगों ने पीवाईक्यू पढ़ा तो होगा, लेकिन मैं जो पीवाईक्यू करा रहा हूँ पूरे व्याख्या के साथ करा रहा हूँ। इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को हल करते हैं व्याख्या के साथ। दिसंबर 2019 के प्रश्नों को मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेके अब प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों को क्लास 44 में करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। और आज है क्लास 45। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 26 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दिसंबर 2019 के पेपर को। देखो, व्याख्या सहित किस तरह से हल करवाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया कि गोबर किस उपन्यास का पात्र है। प्रश्न में दे दिया कि गोबर किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन ए कफन, बी गोदान, सी कर्मभूमि और डी रंगभूमि। तो जैसा कि आपको पता है कि गोबर जो पात्र है वो उपन्यास का पात्र है, तो ऑप्शन में तो दिया रहेगा कि गोदान, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा मान लीजिए। लेकिन मैं बताऊंगा कि गोदान किसका उपन्यास है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है और उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। मैं ऐसे मतलब पूरे व्याख्या के साथ प्रश्नों को हल करवाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। लिखा है प्रश्न संख्या 26। लिखा है कि निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। ए में पहले रुयक है, कुंतक है, आनंदवर्धन है, फिर दंडी है। बी में पहले कुंतक है, आनंदवर्धन है, रुयक है, दंडी है। सी में आनंदवर्धन है, दंडी है, रुयक है, कुंतक है। और डी में दंडी है, आनंदवर्धन है, कुंतक है और रुयक है। तो 26 के इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आचार्यों का सही कालक्रम क्या है, तो वो विकल्प डी जो है वो सही है। दंडी का कालक्रम है 9वीं शती उत्तरार्ध में, नहीं 7वीं शती है ये। दंडी का 7वीं शती उत्तरार्ध में है और आनंदवर्धन का 9वीं शती मध्य भाग में। कुंतक का है 10वीं और 11वीं शती। और रुयक का जो है वो 12वीं शती। रुयक का है 12वीं शती पूर्वार्ध। ठीक, तो 26 का विकल्प डी जो वो सही है। देखो यहाँ पे दंडी का है 7वीं शती उत्तरार्ध में, आनंदवर्धन का है 9वीं शती मध्य भाग, कुंतक का है 10वीं 11वीं शती और रुयक का है 12वीं शती पूर्वार्ध है ये। ठीक ना, तो आंसर डी जो है वो सही है 26 का। प्रश्न संख्या 27। लिखा है कि प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है। ए किसी संचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। बी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर। सी देवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा। और डी अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो 27 के इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो 27 का विकल्प ए जो वो सही, किसी संचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। विकल्प ए जो वो सही है 27 का। देखो, प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। वे महान कार्यों के मूल में दैवीय प्रेरणा को मानते थे। उनके अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 28। लिखा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। ए स्वप्न, ए में पहले स्वप्न दिया, फिर साकेत, फिर पल्लव, फिर आंसू है। बी में पहले साकेत है, स्वप्न, पल्लव, आंसू। सी में आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत। उसका डी में पल्लव, स्वप्न, आंसू और संकेत। तो 28 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो 28 का विकल्प जो है वो सी सही होगा। पहले आंसू आएगा। आंसू आएगा क्या है 1925। आंसू किसका है, देखो यहाँ पे तो बस ऑप्शन दिया है, लेकिन आंसू किसका है तो जयशंकर प्रसाद का। मैंने आगे लिखा भी है, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। 1925 है। पल्लव की अगर बात करें तो 1928 है। किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का। स्वप्न की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है।
रामनारायण त्रिपाठी का और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है 1931 मैथिली शरण गुप्त। तो आंसू 1925, पल्लव 1928, स्वप्न 1929 और साकेत 1931। देखो यहाँ पे लिखा ना कि आंसर सी। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद, पल्लव 1928 सुमित्रा नंदन पंत, स्वप्न 1929 रामनारायण त्रिपाठी और साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 29 लिखा कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे उपन्यास है, यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे उपन्यास और यहाँ पे पात्रों के नाम। अब देखिए उपन्यास में कौन कौन, तमस है, राग दरबारी है, महाभोज है, झूठा सच है। पात्र में शुक्ल बाबू, शेखर, रिचर्ड, रंगनाथ, तारा। तो देखो तमस उपन्यास का कौन सा पात्र है, तो तमस उपन्यास का पात्र है रिचर्ड। रिचर्ड है। राग दरबारी उपन्यास का कौन सा पात्र है, तो वह है रंगनाथ। रंगनाथ है। देखो ऐसे प्रश्न करने में बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा अगर आपको पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होती है ऐसे प्रश्न करने में। जैसे कि ए का 3 दे दिया, तो अब विकल्प में ये खोजना है कि ए का 3 किस में है। ए में ए का 4, बी में ए का 1, सी में ए का 3 और डी में ए का 2। तो किस में ए का 3 है, तो सिर्फ सी में जो है वो ए का 3 है। तो आपको मतलब कि अब ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं रहेगा, आपको ये अनुमान लगा लेना है कि जो 29 का ऑप्शन सी है वो सही है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 5। तो तमस में रिचर्ड है, राग दरबारी में रंगनाथ है, महाभोज में शुक्ल बाबू है और झूठा सच में कौन है, तारा। ठीक। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 5। तो 29 का विकल्प सी है वो सही है। देखो आंसर से लिखा है यहाँ पे कि तमस, जिसका प्रकाशन 1973 है, इसका पात्र कौन है, रिचर्ड है। उपन्यासकार कौन है, भीष्म साहनी है। राग दरबारी 1968 है, पात्र कौन है, रंगनाथ और उपन्यासकार कौन है, श्रीलाल शुक्ल है। महाभोज का प्रकाशन वर्ष 1989 है, इसके जो पात्र हैं शुक्ल बाबू हैं और इसके उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी। और झूठा सच का जो प्रकाशन वर्ष 1958 है, 1958 और 60 है, जिसके पात्र तारा हैं और इसके उपन्यासकार कौन है, यशपाल है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 30 लिखा कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए केशवदास, बिहारी भूषण सेनापति, बी में सेनापति केशवदास बिहारी भूषण, सी में भूषण केशवदास सेनापति बिहारी और डी में केशवदास सेनापति भूषण और बिहारी। तो 30 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग इनका मतलब कि जो रचना काल है उसको देख लेते हैं जन्म के अनुसार। तो देखो केशवदास की अगर बात करें, केशवदास का जो रचना काल है वो है 1555 है। बिहारी का है 1595, भूषण का है 1613 और सेनापति का है 1589। तो केशवदास का 1555, बिहारी का 1595 और भूषण का 1613 और सेनापति का 1589। तो यहाँ पूछा है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो देखो अगर सही अनुक्रम देखा जाए तो पहले आएंगे केशवदास, उसके बाद आएंगे सेनापति, उसके बाद सेनापति आएंगे, उसके बाद आएंगे बिहारी, उसके बाद आएंगे भूषण। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे केशवदास है, सेनापति है, भूषण है, उसके बाद बिहारी है ना। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन पहले आएंगे केशवदास, उसके बाद सेनापति, उसके बाद बिहारी, उसके बाद भूषण आएंगे। लेकिन आयोग ने क्या किया है कि इसी ए को ही सही माना है। आयोग ने ए को ही सही माना है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन ए को उसने सही माना है। देखो आगे लिखा भी होगा, देखो लिखा आंसर है, लिखा है कि रचनाकाल की दृष्टि से दिए गए कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। केशवदास 1555, बिहारी 1595, भूषण 1613 और सेनापति 1589। देखो लिखा है कि आयोग ने इसका क्रम इस प्रकार माना है, केशवदास, बिहारी, भूषण,
सेनापति, जबकि इसका सही क्रम जन्म के अनुसार इस प्रकार होगा: केशवदास, सेनापति, बिहारी और भूषण। प्रश्न संख्या 31, लिखा कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे आलोचना ग्रंथ है, यहाँ पे लेखक के नाम दिए गए। आलोचना ग्रंथ में कौन कौन से हैं? कमाइन एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, अडी में प्रेमचंद और उनका युग। लेखक में नामवर सिंह है, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। 33 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 31 पहला मतलब कि कमाइन एक पुनर्विचार, ये किसका है? तो यह मुक्तिबोध का है। एक दो, अब एक दो देखना है कि एक दो किसका है, किसमें है? तो एक दो है विकल्प ए में है, तो 31 का विकल्प ए जो वो सही हो जाएगा, बस हो गया। अधूरे साक्षात्कार ये किसका है? नेमीचंद जैन का है। इतिहास और आलोचना ये नामवर सिंह का है, और प्रेमचंद और उनका युग ये रामविलास शर्मा का है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 5 किसमें है? तो विकल्प ए में। तो 31 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो आंसर है, लिखा कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का उनके लेखकों के साथ सही सुमेलन इस प्रकार है: कमाइन एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन का है, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का है, और प्रेमचंद और उनका युग ये रामविलास शर्मा का है। प्रश्न संख्या 32, लिखा कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? ए, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। बी, दूसरे की मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। सी, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। और डी, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। 32 के इनमें से कौन सा विकल्प सही है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है कि दूसरे के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। आंसर भी लिखा है, गीत फरोश में कवि यह कहना चाहता है कि दूसरे के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 ये भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। गीत फरोश किसका है? ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। प्रकाशन वर्ष क्या 1953 है। अब भवानी प्रसाद मिश्र की अन्य काव्य संग्रह कौन कौन से उसको देख लेते हैं। चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पश्यति 1969, बोनी हुई रस्सी 1971, इदम न मम 1977, संप्रति 1982 ये भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 33, लिखा कि निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विचारधारा और सूची 2 में लेखक। विचारधारा मार्क्सवाद है, अस्तित्ववाद है, मनोविश्लेषणवाद है और उत्तर आधुनिकता है। लेखक में काफ्का, एंगल्स, रोलावर्थ, युंग, कॉलरिज। तो कौन सी विचारधारा किस लेखक की है? तो देखो मार्क्सवाद विचारधारा ये किसकी है? तो एंगल्स की है। मार्क्सवादी विचारधारा एंगल्स की है। तो ए का 2 किस में? तो ए में 1 का 2, बी में है ए का 1, सी में 1 का 3 और डी में 1 का 4। तो ए का 2 किस में? तो विकल्प ए में है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, बस हो गया। इस विचारधारा के लेखक कौन? एंगल्स है। अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? काफ्का है। मनोविश्लेषणवाद के लेखक कौन है? तो वह युंग है। और उत्तर आधुनिकतावाद के लेखक कौन है? वो है रोलावर्थ। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो विकल्प ए जो वो सही है 33 का। देखो विचारधारा यहाँ पे लेखक मार्क्सवाद विचारधारा एंगल्स, अस्तित्ववाद विचारधारा काफ्का, मनोविश्लेषणवाद विचारधारा युंग और उत्तर आधुनिकता ये रोलावर्थ। प्रश्न संख्या 34, लिखा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे क्रांतिकारी कविताएं, यहाँ पे रचनाकार। कौन कौन सी कविताएं हैं? तो ए में है वीरों का कैसा हो वसंत, बी में कैदी और कोकिला, सी में जवानी, और डी में हिमंद्री तुंग चुंग से।
हिमांशु श्रृंग से। रचनाकार कौन है? रामनारायण त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कौन सी कविताएं किस रचनाकार की हैं? तो बीरू का कैसा हो बसंत, बीरू का कैसा हो बसंत ये किसका है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो अब ए का 5 देखना है कि विकल्प में ए का 5 किस में है? ए में कि ए का 1, बी में कि ए का 4, सी में ए का 5 और डी में ए का 3। तो ए का 5 किस में है? तो विकल्प सी में है। तो विकल्प सी आपका सही है 34 का। वीरों का कैसा हो बसंत किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। कैदी और कोकिला ये किसका है? ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। जवानी ये किसका है? ये बालकृष्ण शर्मा का है। और हिमांद्री तुंग श्रृंग से ये किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक, तो ए का 5, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो विकल्प सी जो वो सही 34 का। प्रश्न संख्या 35 लिखा है कि इस मेल का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी साधारण वाक्य और डी उद्देश्यवर्धक वाक्य। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य है मिश्र वाक्य। विकल्प बी जो वो सही है 35 का। देखो, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य कौन से होते हैं? तो देखो, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। ये क्या? ये सरल वाक्य और साधारण वाक्य ये है कि बिजली चमकती है, पानी बरसा। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एक प्रधान वाक्य रहता है और शेष वाक्यांश, जिन्हें आश्रित रूप वाक्य कहते हैं, ये दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं। ऐसे वाक्यों का आरंभ की ताकि जिससे जो जितना, जो ही, जो चूंकि, क्योंकि, यद्यपि इत्यादि से होता है। जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये एक मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 36 इसमें लिखा है कि निर्देश में कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक की स्थापना ए और दूसरा तर्क आर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना में कि भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क आर में क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। विकल्प ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 36 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, ये दोनों के दोनों क्या है? सही है। विकल्प बी जो वो सही है कि ए सही आर सही। भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, ये बात सही है। और आर में तर्क में क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, तो इसलिए ये भी सही है। देखो, प्रश्नगत स्थापना तथा तर्क दोनों कथन सही है। भारतीय युग में लिखी गई रचनाओं में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस युग में ईश्वर, भक्ति एवं प्राचीन विषयों पर कविता लिखी गई है तथा समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया गया है। इस युग की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्यम, आकांक्षा और जातीय भाव बोध की
झलक मिलती है। सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस युग में एक नई ही बात थी। इस युग में श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्रीय प्रेम प्रधान कृतियां मिलती हैं। प्रश्न प्रश्न संख्या 37 लिखा है इसमें कि शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। ए यत्न, विमर्श, सी बिंदु और डी बीज। शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और बी में कि बी और सी में कि सी और डी में कि ए और सी। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार कौन से हैं? तो एक है बिंदु और एक है बीज। डी किसमें है? तो विकल्प सी में है, सी और डी। 37 का विकल्प सी जो वो सही है। देखो लिखा है शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार दिए गए विकल्पों में से बीज और बिंदु हैं। अर्थ प्रकृतियाँ ये कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उसे कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसके 5 भेद बताए गए हैं। अर्थ प्रकृति के कितने भेद हैं? 5 भेद है। कौन कौन से? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। प्रश्न संख्या 38 लिखा है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आत्मकथा, यहाँ पे लेखक। आत्मकथा में कौन कौन से हादसे हैं? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द, जूठन। लेखक में कौन है? सुशीला टकभोरे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा अग्निहोत्री, राजेंद्र यादव, रमणिका गुप्ता। तो 38 के इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो मिलान करना है ना, तो हाथ से किसके? तो है रमणिका गुप्ता के हाथ से हैं। ए का 5, अब ए का 5 दिखना है किसमें? ए में ए का 1, बी में ए का 2 और सी में ए का 5 और डी में ए का 3। तो किसमें ए का 5 है? सी में है। तो 38 का विकल्प सी जो वो सही है, ए का 5। तो हाथ से किसका है? तो रमणिका गुप्ता का है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये किसका है? राजेंद्र यादव का है। ये राजेंद्र यादव का है। शिकंजे का दर्द ये किसका? सुशीला टकभोरे का है। और जूठन किसका है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, जूठन। तो ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 38 का विकल्प सी जो वो सही है। देखो लिखा है यहाँ पे आंसर सी कि हाथ से रमणिका गुप्ता का है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, शिकंजी का दर्द सुशीला टकभोरे, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 39 लिखा है पीछे लगा जाई था, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं ए लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। बी लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सी सतगुरु के ज्ञान रूप प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। और डी सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और बी सही, बी में कि सी ए और सी में कि बी और सी और डी में कि बी और डी। इनमें से कौन सा विकल्प सही 39 का सही है? तो देखो 39 का बात करें तो इनका विकल्प ए और सी सही, ए और सी किस में? विकल्प बी में है। तो 39 का विकल्प बी जो वो सही है। लिखा है में कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ये बात सही है। और लिखा है कि सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व के साक्षात्कार किया, ये सही है। ए और सी 39 का सही है। आंसर बी है। लिखा है कि पीछे लगा जाए दिया हाथी। उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम सत्य से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। प्रश्न संख्या 40 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है?
इनमें से कौन सी बोली जो वो पश्चिमी हिंदी की नहीं? ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी ब्रजभाषा और डी मगही। तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो देखो, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा ये तीनों भाषा तो पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन मगही ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीन भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली हैं, बिहारी हिंदी की बोली हैं। ठीक ना? आंसर डी लिखा है कि मगही बिहारी हिंदी की अंतर्गत आने वाली एक बोली है। मगही मतलब कि किस बोली में आती है? तो बिहारी हिंदी में आती है। मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी, जबकि कन्नौजी, बुंदेली तथा ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 41 लिखा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्ति दी गई, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। काव्य पंक्ति में देखो, ए में लिखा है कि कौन परी है बानी अरिनित, नीर भरी गगरी ढरकावे। ये काव्य पंक्ति है। ये काव्य पंक्ति किसकी है? कि कौन परी है बानी अरि नित नीर भरी गगरी ढरकावे। ये पंक्तियाँ प्रताप शाही की पंक्ति हैं। ए का 4, अब इसमें देखना है कि ए का 4 किसमें? ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 5 है और डी का ए का 3 है। तो ए का 4 किसमें? तो विकल्प बी में है। तो देखो, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। 41 का विकल्प बी जो है वो सही है। कौन परी है बानी हरी नित नीर भरी गगरी ढरकावी प्रताप शाही का काव्य पंक्ति है। गुल गुली गुल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। चिरागन की माला, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पद्माकर की पंक्ति है। बी का 2, बी का 2। और लिखा है कि सेवक सिपाही हम जन, हम उन राजपूतन के दान, युद्ध जुरिये में नेकुजे न मुरके। ये किसकी है? यह ठाकुर की पंक्ति है। और अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये किसकी है? तो ये देव की है। ये देव की है ना। देखो, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो विकल्प बी इसका सही है, 41 का। प्रश्न संख्या 42 लिखा है कौन हो कोरिक जतन अब, कहीं काड़े कोनो, भो मनमोहन रूप मिली, पानी में को लूनो। इस दोहे का संबंध में क्या सही है? ए, इसमें नायिका की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। बी, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण के लावड़े पानी में नमक की तरह घुल गया है। सी, कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। और डी, कोरिक का अर्थ है कचोटना। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि बी और सी सही, बी में कि ए और डी सही, सी में कि ए और सी सही और डी में कि ए और बी सही। तो 42 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, 42 के इनमें से डी सही होगा, ए और बी सही है। लिखा है कि इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो ए में है कि इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, ये सही है। और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावड़े पानी में नमक की तरह घुल गया है, ये सही है। तो ए और बी सही है 42 का। देखो आंसर डी लिखा है किनु कोरिक जतन में को लोनो। बिहारी रचित इस दोहे में नायिका के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, जो ए में लिखा था, तथा नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण के लावड़े पानी में नमक की तरह घुल गया, ये बी में लिखा था ना। तो दोनों सही है, ए और बी। दोहे का पूर्ण अर्थ है, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। प्रश्न संख्या 43 लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
ए 1904, बी 1907, सी 1908 और डी 1911। तो चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी 1904 में। 43 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो आंसर ए है। लिखा कि चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम सन 1904 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला की है। इनकी कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुमू में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दलिया 1909 इत्यादि। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी किसकी है? बंग महिला की या राजेंद्र बाला घोष की है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है जिस पर श्री शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका बंग महिला। प्रश्न संख्या 44 लिखा है इसमें कि शब्द की, यहाँ पे पहले शब्द होगा, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? पहले लिखा है कि शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ए अविधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी शुद्धा लक्षणा। तो 44 के इनमें से कौन सा विकल्प सही है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो 44 का विकल्प ए जो वो सही, अविधा। देखो लिखा है आंसर है कि शब्द का जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ अविधा शब्द शक्ति होती है। हिंदी व्याकरण में किसी भी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार के होती हैं, एक अविधा, लक्षणा और व्यंजना। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? अविधा है, लक्षणा और व्यंजना है। प्रश्न संख्या 45 लिखा है कि अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? ए वर्तमान साहित्य, बी वांगर्थ, सी हंस और डी दस्तावेज। अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? तो किसने किया? तो वो क्या? हंस पत्रिका ने। विकल्प सी जो वो सही है 45 का। देखो आंसर से लिखा है कि अस्मितामूलक विमर्श को कथा मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस ने सर्वाधिक किया, जो दिल्ली की अक्षर प्रकाशन से सन 1986 से 2013 तक के प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव के संपादन में निकलती रही। हालांकि हंस के संस्थापक संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, जिन्होंने कई वर्षों तक इसका संपादन किया था। प्रश्न संख्या 46 लिखा है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ए मलयज, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी परमानंद श्रीवास्तव और डी प्रभाकर क्षत्रिय। यहाँ प्रभाकर क्षत्रिय है। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो किस आलोचक की समीक्षा कृति है कवि कर्म और काव्य भाषा? तो वो है परमानंद श्रीवास्तव की। विकल्प सी जो वो सही है 46 का। देखो आंसर से लिखा है कि कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965 ईस्वी, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976 ईस्वी, समकालीन कविता का व्याकरण 1980 ईस्वी, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थार्थ 1999। प्रश्न संख्या 47 लिखा है कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। ए आचारहीन और वेद विरोध लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बी में कि माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। सी में कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। और डी में कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा कहे गए सही विकल्प चुनिए। ए में है कि ए और सी सही, बी में है कि बी और सी,
सी में कि ए और डी में कि बी और डी। तो 47 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ये बात लिखा है। और एक लिखा है उन्होंने कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पुटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, ये लिखा है। ए और सी, ए और सी किस में है? तो विकल्प ए में है। तो विकल्प ए जो है 47 का सही है। देखो आंसर ए लिखा है। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने, घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पुटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड उत्तरकांड। प्रश्न संख्या 48 लिखा है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ए वरुरुचि, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी राक्षस। तो 48 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? देखो मैंने स्कंदगुप्त की मतलब की कहानी लगभग में मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है और जल्दी में मतलब कि उसको अपलोड भी करूँगा इसी चैनल पे, ठीक ना। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये किस पात्र का संवाद है? तो वह है चाणक्य का। 48 का विकल्प बी है वो सही है। देखो आंसर भी लिखा है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य का है। चंद्रगुप्त, चाणक्य व राक्षस आदि चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद की अन्य रचना इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी, परिणय करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजाशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, धुरस्वामी। प्रश्न संख्या 49 लिखा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमली निकुल बल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है: ए सूर्यास्त हो गया था, बी आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, सी चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, और डी पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणों विराजमान थी। नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और बी, बी में कि बी और डी, सी में कि बी और सी, और डी में कि ए और सी। तो 49 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इन काव्य पंक्तियों का क्या आशय है? तो इनका आशय है कि आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, यह है। और एक है कि पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, ये है। तो बी और डी, 49 का बी और डी सही है। तो बी डी किस में? विकल्प बी में है। तो 49 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो आंसर भी लिखा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमली निकुल बल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है: आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। उपयुक्त पंक्ति हरिओद के महाकाव्य प्रिय प्रवास की है। और आज का जो है अंतिम प्रश्न लिखा है कि अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल की निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए पहला गिरमिटिया, बी जुगलबंदी, सी परिशिष्ट और डी तीसरा सत्ता। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो वो किस में किया गया है? तो वो किया गया है पहला गिरमिटिया में। विकल्प ए जो वो सही है 50 का। देखो आंसर है लिखा है कि अफ्रीका के रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया में
उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। गिरिराज किशोर के उपन्यास इस प्रकार हैं। तो देखो, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है। जुगलबंदी ये भी गिरिराज किशोर का है। परिशिष्ट और तीसरी सत्ता, ये चारों के चारों उपन्यास जो है वो गिरिराज किशोर का ही उपन्यास है। जुगलबंदी की अगर बात करें तो इसमें अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। परिशिष्ट में है कि तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। और तीसरी सत्ता में कि आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंधों में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन। ठीक, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और आपको क्लास लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं जल्दी आप लोगों के लिए नाटक लेकर आने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।